अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब ये बाल वाकई काले थे उस वक्त से हम सुनते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, बहुत जल्दी आप देखिएगा। लेकिन आज भी हमारी सड़कों पर आम गाड़ियां घूम रही हैं। आखिर क्या वजह है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उस तरीके से मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकी, बल्कि हिट ही नहीं कर सकी। तो कैप्चर करना तो दूर की बात है, अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर सकी। 2021 में ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ी। ये वो ज़माना था जब कोविड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। अगर हम ग्रीन हाउस गैस की एमिशन की बात करें तो 2021 में 28% ज़्यादा हुआ। इसकी वजह यह है कि 2020 में कोविड था। 8 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड 2022 में हमने एटमॉस्फेयर में दे दी, जो कि 3% ज़्यादा था 2021 से। तो 2021 से भी हम ऊपर चले गए। इस वक्त हमारी एटमॉस्फेयर में 300 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड है। 2023 की बात कर रहा हूं, और तकरीबन 8 से 10 गीगा टन हम हर साल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। हम दोबारा आते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस वजह से मार्केट को हिट नहीं कर पाए क्योंकि हमें रिसोर्सेज की कमी है। अगर हम बैटरीज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज में एक एलिमेंट यूज होता है जिसे निकल कहा जाता है, और निकल हमारी दुनिया में बहुत ही लिमिटेड है। निकल से कैथोड भी बनते हैं बैटरीज के, और उसके अलावा भी बैटरीज में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब हम निकल का रिप्लेसमेंट कैसे लाएं? इसके लिए दोबारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करने जा रही है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये बता रहे हैं कि हमें और एलिमेंट्स चाहिए, हमें और केमिकल कॉम्बिनेशन चाहिए जो कि हमें बेहतर बैटरियां बना कर दे सकें। तो अब नए मटेरियल्स की जो खोज करेंगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। इसी सिलसिले में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 300 केमिकल्स में से 4 केमिकल्स सिलेक्ट किए, और ये 4 केमिकल्स सिलेक्ट करके उन्होंने इंसानों को दिए कि आप इनसे बैटरीज बना सकते हैं। इन केमिकल्स को कैसे सिलेक्ट किया? नॉर्मली तो हम कंप्यूटर के सर्चिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पैटर्न में से, डाटा में से पर्टिकुलर चीज़ों को सर्च करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर एल्गोरिथम जो कि सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये काम दिया गया। बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइपोथेसिस बना सकती है? वो किसी हाइपोथेसिस मफरूज़े के पीछे जाकर सर्चिंग कर सकती है, पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकती है, किसी डाटा बेस में से आपको रेलिवेंट डाटा निकाल के दे सकती है। कुछ अरसे पहले तक इंसान ये समझते थे कि हाइपोथेसिस बनाना एआई के बस की काम नहीं है, ये इंसानों का काम है, और एआई का काम सिर्फ ये है कि वो कैलकुलेशंस करे एंड दैट्स इट। लेकिन अब हमें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ हाइपोथेसिस बना सकती है, बल्कि वो नया इल्म भी आपको दे सकती है जो कि आपने पहले नहीं देखा। मैं आपको लेके चलता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की तरफ। तो यहाँ पर तो हमने 300 एलिमेंट्स उससे दिए, 300 केमिकल दिए, और उसमें से उसने 4 निकाल के दिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने कहा कि हम एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, हम एक एआई एल्गोरिथम बनाते हैं, और उसके सामने ये सवाल रखते हैं कि हमें ऐसे एलिमेंट्स दें जो कि मुस्तकबिल की बैटरीज बना सकें, ऐसे केमिकल कम्बिनेशन दें जो अच्छे मटेरियल बना सकें, और उन मटेरियल को हम बैटरियों में इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने इस न्यूरल नेटवर्क को 300 एलिमेंट्स ने दिए, लेकिन उस न्यूरल नेटवर्क ने उनको बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी, ये रिसर्च की एंड्रे वेसिलेंको ने, फिर इतना मुश्किल नाम जी, एंड्रे वेसिलेंको, जो कि कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट हैं, और वो हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ केमिकल रिएक्शन करवा के नहीं देख रहे, ना वो फिजिकल केमिकल रिएक्शन करवा के देख रहे हैं जिस तरीके से पहले बैटरियां बनाई जाती हैं, बल्कि उन्होंने सिंपल अपनी एक मीट्रिक जो उनकी तरजीहात हैं वो बता दी, और उसके बाद न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें उनके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स लेकर दे रही हैं। उन्होंने अपनी फाइंडिंग 2023 अप्रैल में नेचर जर्नल में पब्लिश की, जो कि बहुत मशहूर और रेप्यूटेड जर्नल है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाएगी? मैं आपको एक साइंसदान की तरफ लेकर जा रहा हूं जिनका नाम यकीनन मुश्किल होगा, और इनका नाम है रेनाटो रनर। फिजिसिस्ट हैं, ज़ुरिख इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स जर्मनी में,
और इनका ख्याल है कि हम मुस्तकबिल में कॉस्मोलॉजी के सवालात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछेंगे और वो हमें बताएगी कि हमारी कायनात किस तरीके से काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बताएगी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ कैसे जोड़ना है। एक थ्योरी बड़ी चीज़ों के बारे में हमें बताती है और एक थ्योरी हमें सब एटॉमिक पार्टिकल की नेचर के बारे में बताती है। इनको आपस में जोड़ने के लिए आज तक साइंसदान उसमें नाकाम रहे हैं, आइंस्टाइन भी नाकाम रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद ये काम कर दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अच्छी खबरें तो हैं ही हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें अपने नॉलेज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताती। इस प्रॉब्लम को कहते हैं द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। यानी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉड्यूल लेते हैं, एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और उसके बाद उसे इंसानों का डेटा दिया जाता है। वो उस डाटे पे ट्रेंड होती है। अगर हम उसको बिलियों का डाटा दे रहे हैं, बिलियों की तस्वीरें दे रहे हैं, तो वो बिलियों की तस्वीरों पर ट्रेंड हो रही है और उसके बाद हम साथ उसको बता भी रहे हैं कि ये भी बिल्ली है, ये भी बिल्ली है और ये भी बिल्ली है। और उसके बाद 100 ट्रेनिंग बिल्लियों की तस्वीरें देकर हम रैंडमली उससे मुख्तलिफ कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें देती हैं और वो बिल्लियों की तस्वीरों को पहचानना शुरू कर देती हैं, प्रिडिक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसे इस तरीके से आम बंदे के लिए उसको समझाने के लिए बताया गया है कि इस तरीके से उसे ट्रेन किया जाता है। लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचती भी है? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स के बीच में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में बिल्कुल जानते नहीं हैं। हम क्या बड़े बड़े साइंसदान इस लाइल्मी का ऐलान कर चुके हैं कि वो ये नहीं जानते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी नॉलेज कैपेसिटी क्या है और वो क्या सोच रहे होते हैं। तो जब हम उनके बारे में जानते नहीं हैं तो हम उनके डिसीजन पर कितना इन्हिसार कर सकते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए अब साइंसदान ये चाहते हैं कि वो जान सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से डिसीजन करती है और इस टेक्निक को, यानी उसको जानने की टेक्निक को, इस ब्लैक बॉक्स को खोलने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे इंटरऑपरेबिलिटी टेक्निक कहते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। इस पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ तो काम कर रही हैं, लेकिन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पर इसमें बहुत आगे। मैं आपको यहाँ पर उनका एक सर्वे भी दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अगर आप वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पर आपको ये रिसर्च पेपर भी मिल सकता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ आनंद माधुबुशी की तरफ, जो कि केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है इनका, आसान भी है। और इन्होंने एक रिसर्च की कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि लोगों में 2 किस्म के कैंसर क्यों दोबारा आते हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा प्रोस्टेट कैंसर। इस पर बहुत सा डेटा, स्कैन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिए गए और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, एआई नेटवर्क्स ने, एल्गोरिदम्स ने उन्हें एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद एक वजह बताई कि एक मेजर वजह क्या है जिसकी वजह से ये कैंसर दोबारा आता है, और वो है कि इन दोनों जगहों पर जो ग्लैंड्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होंगे एक दूसरे के साथ तो वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साइंसदानों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये भी वजह हो सकती है। ये उनके लिए एक नया इल्म था, यह हाइपोथेसिस नहीं था। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो चॉइसेस दी थी उसमें ये हाइपोथेसिस नहीं था कि ये भी हो सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पैटर्न्स देखे और पैटर्न देख के उन्होंने एक नया हाइपोथेसिस बनाया और उसके अगेंस्ट हमें उसको बैक किया। हाइपोथेसिस तो बनाया लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो बैक नहीं किया, डाटा के साथ, पैटर्न्स के साथ, सीक्वेंसेस के साथ उसको बैक किया कि ये पॉसिबल रीज़न नज़र आ रही है। और उसके बाद जब कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए और इंसानों ने भी देखा इसे तो उन्हें नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ठीक जवाब है। लेकिन सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद हाइपोथेसिस बनाया, एक नया हाइपोथेसिस, एक नया मफरूज़ा आपके इनिशियल प्रॉब्लम में उसने डाला और उसका जवाब भी आपको ढूंढ के दे दिया। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंटली, खुद मुख्तार मफरूज़े बना सकती हैं? जब मफरूज़ों का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो क्योंकि उर्दू ज़ुबान मफरूज़े को पूरे तरीके से बयान नहीं कर सकती, इसकी संगीनी को, इसकी संजीदगी को पूरे तरीके से बयान नहीं कर सकती, तो हमें लगता है मफरूज़ों की बात
मफरूज़ों का मतलब है अफवाहें। अफवाहें नहीं, मफरूज़ा एक बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर है साइंस में, और आप इसे हाइपोथेसिस कहें तो ज़्यादा बेहतर है। मफरूज़ा हम जब कहते हैं तो ये डाइल्यूट हो जाता है, हमें ऐसा लगता है ये तो बस सुनी सुनाई बात है, लेकिन साइंस में मफरूज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इसलिए आप इसे अफवाह या इसे हल्की चीज़ बिल्कुल न लें। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मफरूज़ा दे रही है, और हम कुछ अर्जे तक समझते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी प्रॉब्लम नहीं बना सकती, बल्कि वो सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकती है, प्रॉब्लम हम उसे बताएंगे कि उसने क्या सॉल्व करना है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ आ गई है दुनिया में हमारे सामने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही प्रॉब्लम हमें बताया है। और अब हम ये समझते हैं कि हम बहुत से उससे ऐसे सवाल भी देख सकते हैं जिनके जवाब हमारे सामने नहीं है। मतलब हमारी कायनात कैसे बनी, मसलन साइंसदानों का ये ख्याल है कि मरने के बाद क्या होगा, ये सवाल भी उसको दिया जा सकता है। मौत कैसे आती है, टाइम क्या चीज़ है, ये सवाल भी उसको दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पूछा जा सकता है कि अगर आप इस दुनिया पर, इस कायनात पर गौर करें तो आपके जहन में क्या सवाल आते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कुछ ऐसे सवालात लेके आए जो शायद अभी हमने ना सोचे हों। तो यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा इंसाफ पसंद फैसले करेगी? मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत ही ख़तरनाक स्टडी की तरफ, जो कि की गई एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक सॉफ्टवेयर पर बनाया गया था जिसे करेक्शनल ऑफेंडर मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग फॉर अल्टरनेटिव सैंक्शंस कंपस का नाम दिया गया, और फ्लोरिडा में इसको राइज कर दिया गया। और इसका काम ये था कि ये मुजरमों को उनका डाटा लेता था और उनकी बेसिस पर हेल्प आउट करता था कि क्या ये मुलजम वाकई मुजरम है या ये बेगुनाह है। और बड़े अरसे से फ्लोरिडा में इसकी मदद ली जा रही थी, लेकिन जब इसका ऑडिट किया गया तो पता चला कि ये तो रेसिस्ट है। इसने 2 गुना ज़्यादा ब्लैक जो मुलजम आते थे उनको सजाएं दी। लेकिन आखिर ये बाइस्ड क्यों था? सवाल ये हुआ कि ये बाइस्ड क्यों है, इसमें ये नाइंसाफ़ी कहाँ से आई? तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि इसको जो डाटा दिया गया था वो तो इंसानों ने जनरेट किया था, और इंसानों का बनाया हुआ डाटा हमेशा बाइस्ड ही होगा। हम अपनी तहरीरों में जो लिखते हैं, हम अपनी डायरी में जो लिखते हैं, हम जो रिपोर्टिंग करते हैं, इवन जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी बायसनेस मौजूद होती है, आपकी भी बायसनेस मौजूद है। तो जब वो बायस्ड डाटा जो कि इंसानों की बायसनेस शो करता है, उस डाटा को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देंगे कि वो उसे ट्रेन करे, तो आर्टिफिशियल एल्गोरिदम भी बायस्ड बन जाएंगे। और यही चीज़ इस बहुत बड़ी स्टडी में, जिसकी मैं आपको कॉपी भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसमें हमारे सामने आई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमें ये दिन ब दिन हैरान भी करती जा रही है, लेकिन इसके जो अच्छे पहलू हैं उनको सामने रखते हुए इसके नेगेटिव पहलुओं को भी देखना ज़रूरी है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।